हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल इस समय पढ़ाया जा रहा है उसका जो पांचवा चैप्टर है क्या, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन जो पांचवा चैप्टर है उसका आज तीसरा पार्ट। आज हम तीसरे पार्ट में उसके आगे मतलब कि पिछले वीडियो में जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने क्या जाना, क्या समझा कि जो अलौह अलौह खनिज थे उसके बारे में हमने समझा कि तांबा के बारे में, बॉक्साइट के बारे में और चूना पत्थर, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, बहुत सारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिसमें से कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है। इसके बारे में हम उनमें से कोयले के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कोयले के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा। आज पुनः जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है, काफी पुराने समय से उसका उपयोग किया जा रहा है, ये एक अनवीकरणीय संसाधन भी है। जो परंपरागत अधिकतर जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक बार उपयोग करने पे ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पुनः ये बन नहीं सकते, यानी कि उपयोग करने के बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, पुनः इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कोयला है वो भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत तो है ही, साथ ही अनवीकरणीय संसाधन भी है। इस तरह से अब अगले पॉइंट में हम जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उसी में आगे हम बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है पेट्रोलियम, कोयला के बारे में हम समझ चुके हैं, अब पेट्रोलियम के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम देखिए, अगर हम कहें कि भारत में कोयले के पश्चात पश्चात यानी कि बाद में जो ऊर्जा का दूसरा सबसे प्रमुख साधन है तो वो कौन है, पेट्रोलियम ही है। अगर सबसे अधिक सबसे प्रमुख कौन है, कोयला है, कोयला ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। उसके बाद दूसरे नंबर में किसका नंबर आता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम कहें तो दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है ऊर्जा के लिए। अब यह जो है ताप प्रकाश के लिए, अब इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पेट्रोलियम का उपयोग ताप प्रकाश के लिए ईंधन के रूप में और अनेक विनिर्माण कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हम सभी को मालूम है पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण साधन तो है ही, हमारे आने जाने के लिए जो हम वाहन का प्रयोग करते हैं उसमें भी पेट्रोलियम का ही उपयोग किया जाता है। या जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती, उद्योगों में जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं उसमें भी क्या पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम एक क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब भारत में अधिकांश जो पेट्रोलियम की उपस्थिति है वो कहाँ से है, टर्शियरी युग की जो शैल है, टर्शियरी युग की जो शैल, जो हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, टर्शियरी युग का कोयला टर्शियरी कोयला, उसी तरह से टर्शियरी युग की जो शैल है उसकी संरचना में, उसी के ट्रैप में पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम। अधिकतम जो पेट्रोलियम है भारत में वो कहाँ पे पाया जाता है, टर्शियरी युग की शैलों के संरचना में ही पाया जाता है। अब पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम जो है सरंध्र, पेट्रोलियम जो है सरंध्र और असरंध्र चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, यह सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के भ्रंश के ट्रैप में भी पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम। सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के ट्रैप में पाया जाता है। अब इसी में प्राकृतिक गैस होता है जो हल्की होने के कारण, प्राकृतिक गैस भी इसी में पाया जाता है जो हल्की होने के कारण क्या होता है कि वह उसके ऊपर पाया जाता है, पेट्रोलियम के ऊपर क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस, जो कि पेट्रोलियम से हल्का होता है, तो इसलिए हल्का होने के कारण वह पेट्रोलियम के कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है। अब बात करें ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए पेट्रोलियम जो मुख्य रूप से पाया जाता है आपका मुंबई हाई में, जो पेट्रोलियम अधिक मिलता है वो कहाँ पे है, मुंबई हाई में आपको मिल जाएगा, पेट्रोलियम मिलता है, गुजरात में मिलता है और असम में। इन तीन जगहों पे पेट्रोलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, मुंबई हाई में, गुजरात में और असम में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। मुख्य रूप से यही तीन क्षेत्र हैं। अब हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो अंकलेश्वर है, गुजरात में जो पेट्रोलियम पाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, अंकलेश्वर में। कहाँ पे, अंकलेश्वर में
गुजरात में अधिक, जो गुजरात में जो पेट्रोलियम पाया जाता है मुख्य रूप से अंकलेश्वर में ही पाया जाता है। अब बात करें असम की, तो असम जो है पेट्रोलियम का सबसे पुराना उत्पाद है, यानी कि असम में प्राचीन काफी पुराने समय, सबसे पहले जो तेल की पेट्रोलियम की खोज की गई थी वो असम में। असम पुराने समय से ही पेट्रोलियम मिल रहा है, यानी कि कौन सा राज्य है पेट्रोलियम की शुरुआत है भारत में, जो पेट्रोलियम की खोज हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ पे पेट्रोलियम की खोज हुई थी? असम में। असम में काफी पुराने समय से पेट्रोलियम मिल रहा है। इसके अलावा अब असम की हम बात कर ही रहे हैं, तो असम के कुछ जो क्षेत्र हैं जहाँ पे पेट्रोलियम मिलते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? डिगबोई है, असम में डिगबोई है, डिगबोई है, नहरकटिया है। असम में जो पेट्रोलियम मिलते हैं कहाँ पे? डिगबोई में, नहरकटिया में और मोरन हुगरी जन में। कहाँ पे? मोरन हुगरी जन। इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत में पेट्रोलियम के जो मुख्य प्रमुख क्षेत्र हैं वो 3 ही राज्य में, मुंबई हाई में मिलता है, गुजरात में और असम में। गुजरात के अंकलेश्वर में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पाया जाता है। वहीं पे असम की अगर बात करें तो डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी जन में यहाँ पे पेट्रोलियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर भी भारत में पेट्रोलियम इतना उत्पादन नहीं होता है। जब भारत में पेट्रोलियम की बात करें तो इतना उत्पादन नहीं होता है कि पूरे देश में जितनी पेट्रोलियम की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। इसलिए भारत में क्या किया जाता है? पेट्रोलियम का भारत आयात करता है, यानी कि खरीदता है। खाड़ी देशों से पेट्रोलियम को खरीदा जाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है और हर क्षेत्र में ये ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए पेट्रोलियम की कमी होने के कारण क्या किया जाता है? विदेशों से आयात किया जाता है, खरीदा जाता है। तो ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में ये था पेट्रोलियम। अब अगला पॉइंट जो है परंपरागत ऊर्जा का ही स्रोत है, जिसमें अगला पॉइंट जो है वो क्या है? प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस भी क्या है? एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ये पेट्रोलियम के साथ भी पाया जाता है और उससे अलग भी पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया पेट्रोलियम वाले में कि हल्का होने के कारण क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम के ऊपर। तो कहीं कहीं भी पेट्रोलियम के साथ भी पाया जाता है और कहीं कहीं भी पेट्रोलियम के ऊपर भी पाया जाता है। यह क्या है? ऊर्जा साधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है? जो प्राकृतिक गैस है ये ऊर्जा साधन के रूप में तो प्रयोग में आता ही है, ऊर्जा साधन के रूप में प्रयोग में आता है। साथ ही साथ पेट्रो रसायन जो उद्योग है उसमें कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम का। सॉरी, पेट्रोलियम नहीं, प्राकृतिक गैस। हाँ, तो ये प्राकृतिक गैस है जो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा संसाधन के रूप में किया जाता है, ऊर्जा के रूप में किया जाता है। और इसके साथ साथ पेट्रो रसायन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है कम होता है। प्राकृतिक गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने के कारण क्या होता है कि यह पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। ये क्या है? प्राकृतिक गैस पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके उपयोग से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होता है और इसलिए इसे शताब्दी का गैस कहा जाता है, शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। ये 21वीं शताब्दी चल रहा है ना, तो इसे 21वीं शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। किसे? प्राकृतिक गैस को। अब बात करें आगे तो ये पाया कहाँ पे जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कृष्णा गोदावरी
ये कहाँ पाया जाता है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया जाता है। इसके साथ साथ पश्चिमी तटों पे पाया जाता है, इसमें मुंबई, पश्चिमी तट में क्या आता है? मुंबई आ गया। एक तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया जाता है, पश्चिमी तट के आसपास पाया जाता है, इसमें मुंबई आ गया। और खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये और कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इन क्षेत्रों में जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे ये पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या हम बात कर रहे हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं, खंभात की खाड़ी की बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है क्या? प्राकृतिक गैस। अब इसके अलावा देखिए, अब 1700 किलोमीटर एक पाइपलाइन बनाया गया है, 1700 किलोमीटर का। कितना? 1700 किलोमीटर का एक पाइपलाइन बनाया गया है, जो बहुत ही लंबा है। और ये कैसे 1700 किलोमीटर का जो पाइपलाइन बनाया गया वो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, कहाँ से? हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर से मिला के 1700 किलोमीटर का जो पाइपलाइन बनाया गया है वो पश्चिम से उत्तर यानी कि मुंबई हाई और बसीन से पश्चिम से उत्तर के क्षेत्रों में क्या करता है? औद्योगिक क्षेत्रों को ये जोड़ता है। यह उर्वरक जो क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है, उनको ये क्या करता है? 1700 किलोमीटर का जो लंबा पाइपलाइन बनाया गया है, ये पश्चिमी भारत से उत्तरी भारत को जोड़ता है, जिसमें पश्चिमी भारत से हम मुंबई की बात कर रहे हैं, उत्तरी भारत में बासिन की बात कर रहे हैं, तो ये मुंबई से बासिन को जोड़ता है। जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, उर्वरक क्षेत्र हैं या जो भी अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसको ये क्या करता है? 1700 किलोमीटर का जो लंबा पाइपलाइन है वो जोड़ता है। जो कहाँ से? हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन मतलब कि मिला के बनाया गया है। इसके अलावा जो है प्राकृतिक गैस जो है, आप सभी को मालूम होगा कि पहले प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ पे किया जाता था। अब प्राकृतिक गैस का, जैसे कि पहले वाहन चलाने में मुख्य रूप से पेट्रोलियम का ही उपयोग किया जाता था। वाहन चलाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया था? पेट्रोल डीजल का, इन्हीं का उपयोग किया था। लेकिन अब प्राकृतिक गैस का भी उपयोग किया जाता है, जैसे सीएनजी आप जानते होंगे। सीएनजी जो गैस होता है ये प्राकृतिक गैस है। तो अब अधिकतर क्योंकि पेट्रोल और डीजल काफी महंगी है, तो उसके स्थान पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? सीएनजी गैसों का उपयोग किया जा रहा है। गाड़ी में सीएनजी गैसों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि पेट्रोलियम के मुकाबले सस्ती है। तो अब धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ रहा है, धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है, अधिक गाड़ियों में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये है प्राकृतिक गैस। अब अगला जो पॉइंट है इसी में अब हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब आधुनिक युग की बात करें, विद्युत की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में जो विद्युत का प्रयोग है इतना ज्यादा विस्तृत है। आधुनिक समय में विद्युत का प्रयोग इतना ज्यादा हो रहा है, इसे प्रति व्यक्ति उपभोग को क्या माना जाता है? प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक मान लिया गया है कि प्रति व्यक्ति कितना उपभोग हो रहा है, उस हिसाब से उसको विकास का सूचकांक मान लिया गया है। अब विद्युत जो उत्पन्न किया जाता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से उत्पन्न किया जाता है? 2 प्रकार से। विद्युत कितने प्रकार से उत्पन्न किया जाता है? 2 प्रकार से। एक बहते जल में क्या किया जाता है? टरबाइन से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। एक कैसे किया जाता है? जो जल बहता हुआ था, जैसे कि हमने बात के द्वारा जाना है कि पानी बहता है, बांध के द्वारा बांध बना के उसको नीचे से गिराया जाता है। तो एक बहते जल से ऐसे पानी बह रहा है, नीचे की तरफ बांध यहाँ पे है, उसके बाद उसके नीचे गिरता है तो टरबाइन से बनाया जाता है। तो एक है जो विद्युत बनाया जाता है वो बांध के द्वारा,
पानी को रोककर बात के द्वारा टरबाइन चलाकर विद्युत बनाया जाता है। और दूसरा है जो ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम और अन्य प्राकृतिक गैस, इनको जला के फिर जाके टरबाइन चला के विद्युत बनाया जाता है। तो जो पानी, जो जल के द्वारा विद्युत बनाया जाता है, जल से जल गिरा के, मतलब कि जल के द्वारा जो विद्युत बनाया जाता है टरबाइन चला के, उसे जल विद्युत करते हैं। उसे क्या कहते हैं? जल विद्युत। जल के द्वारा जो विद्युत बनाया जाता है उसे जल विद्युत कहते हैं। और एक जो ईंधन को जला के जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इनको जब जला के टरबाइन चला के विद्युत बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ताप विद्युत। तो विद्युत है दो प्रकार के बनाए जाते हैं। हालांकि जब विद्युत बन जाता है तो फिर दोनों आपस में मिले जाते हैं, यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं दिखता है कि ये कौन सा विद्युत है, जल विद्युत है या ताप विद्युत। अब हम जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत क्या है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल विद्युत क्या है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये क्योंकि हमें मालूम कि जल जब समाप्त नहीं होगा तो इसको जल विद्युत का उपयोग हमेशा किया जा सकता है, इसका उत्पादन हमेशा किया जा सकता है। वही बात करें ताप विद्युत का, तो ताप विद्युत बनाया कैसे जाता है? विभिन्न ईंधनों का प्रयोग करके, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, रासायनिक प्राकृतिक गैस होगा, इनको जला के फिर टरबाइन चला के ना ताप विद्युत बनाया जाता है। तो ये एक प्रकार से अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, तो जब वे समाप्त हो जाएंगे तो ताप विद्युत बनाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए ताप विद्युत जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, जबकि जल विद्युत जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ये जो है ये समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। जल हम कह सकते हैं कि जल कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से ये विद्युत बनाए जाते हैं, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये विकास के कार्यों में मदद करते हैं। विद्युत क्या करते हैं? विकास के कार्यों में मदद करते हैं। हमारे घरों में विद्युत का प्रयोग किया जाता है, कारखानों में, बड़े बड़े उद्योगों में विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत क्या करते हैं? विकास को आदान प्रदान करते हैं। अगर विद्युत समाप्त हो जाए अचानक से तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोलियम पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहा जा सकता, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पेट्रोलियम जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आने वाले 40-50 सालों में पेट्रोलियम समाप्त होने की संभावना है। तो ये नवीकरणीय योग्य संसाधन जो समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। तो ये हमारे किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये है विद्युत। तो ये थे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो हम कह सकते हैं कि कभी न कभी समाप्त हो जाएगी। इन्हें हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन भी कह सकते हैं। जितने भी हमने पढ़ा कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, ये कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब हम आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में हम कह सकते हैं जो आधुनिक युग में ऊर्जा के स्रोत तैयार किए गए हैं, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जो वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जो हम पहला पढ़ेंगे किसके बारे में? परमाणु और आणविक ऊर्जा के बारे में। परमाणु और आणविक ऊर्जा। परमाणु और आणविक ऊर्जा, देखिए अब जो परमाणु और आणविक ऊर्जा है वो कैसे बनती है? ये जो होता है अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। ये जो परमाणु और आणविक ऊर्जा है वो कैसे बनती है? अणुओं की संरचना को बदल के परमाणु और आणविक ऊर्जा क्या की जाती है? तैयार की जाती है। अब ऐसा परिवर्तन किया जाता है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है? उष्मा के रूप में काफी ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त होती है। जब जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है कि अणुओं की संरचना में परिवर्तित करके परमाणु और आणविक ऊर्जा तैयार की जाती है, तो क्या होता है? तो काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, काफी ऊर्जा निकलती है। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। किसका? परमाणु और आणविक ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। अब देखिए, अब जो यूरेनियम है और थोरियम, एक है यूरेनियम
एक है थोरियम। ये जो मुख्य ये जो यूरेनियम और थोरियम है, ये कहाँ से ज्यादा मात्रा में मिलते हैं? तो यूरेनियम और थोरियम जो मिलते हैं वो झारखंड और राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका प्रयोग जो राजस्थान और झारखंड और राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं, तो इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? परमाणु आणविक उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम का जो कहाँ पे मिलते हैं? झारखंड में और राजस्थान में। झारखंड और राजस्थान में ये पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? इनका उपयोग जो किया जाता है वो परमाणु आणविक उत्पादन में किया जाता है। उसी तरह से केरल में जो मोनाजाइट रेत है, कौन सा रेत? मोनाजाइट रेत। केरल में एक मोनाजाइट रेत पाया जाता है, उसमें भी थोरियम कुछ मात्रा में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट जो रेत है केरल में पाया जाता है, उसमें थोरियम की कुछ मात्रा उस मोनाजाइट रेत में भी पाई जाती है। तो परमाणु और जो ये आणविक ऊर्जा होती है, उसमें मुख्य जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है किसकी सहयोग से की जाती है? यूरेनियम और थोरियम के सहयोग से की जाती है, जो झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? परमाणु आणविक उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग परमाणु आणविक उत्पादन में किया जाता है। तो ये है परमाणु और आणविक ऊर्जा। अब अगला जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ये भी इसका भी जो शुरुआत किया गया, उत्पादन शुरू किया गया, वो काफी नया है। और ये जो है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि हम नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन जो होता है वो समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। जिसका उपयोग करने पे वो समाप्त नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका उपयोग करने पे वो समाप्त ना हो, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जो सौर ऊर्जा है वो समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। तो ये होता है सौर ऊर्जा। अब जो सौर ऊर्जा है वो किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा की बात करें, क्योंकि ये एक प्रकार की नवीकरणीय संसाधन है, तो किसी भी देश के लिए, किसी देश के विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। क्योंकि अन्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो गैर परंपरागत अनवीकरणीय समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ये समाप्त होगा नहीं, क्योंकि सूर्य जब तक है तब तक सौर ऊर्जा भी हमें मिलता रहेगा। तो सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण, किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। अब सौर ऊर्जा से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। इसके द्वारा फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या किया जाता है? धूप को सीधे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो सौर ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, तो फोटोवोल्टाइक एक प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? सीधे धूप को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब बात करें सौर ऊर्जा के बारे में आगे, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे सौर ऊर्जा का जो विस्तार है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो धीरे धीरे किसके द्वारा पूरा किया जा रहा है? सौर ऊर्जा के द्वारा पूरा किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े सौर ऊर्जा के संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं, ताकि गांव में, बड़े बड़े क्षेत्रों में तो सौर ऊर्जा की आवश्यकता, पूरे ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है सौर ऊर्जा के द्वारा, लेकिन गांव में अधिकतर जो क्षेत्र, गांव के अधिकतर क्षेत्र है, वहां पे सौर ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जो लकड़ी होता है गांव में ऊर्जा के लिए, मतलब कि खाना बनाने के लिए, अन्य चीजों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उपलों का प्रयोग किया जाता है। तो जब सौर ऊर्जा का विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो उस लकड़ी के स्थान पे, उस उपले के स्थान पे किसने उसका स्थान ले लिया है? सौर ऊर्जा ने ले लिया है। क्योंकि सौर ऊर्जा से तो ऊर्जा मिलती है, और ज्यादा वो क्या होता है, ज्यादा हम कह सकते हैं कि खर्चीला भी नहीं होता है। और लकड़ी, क्योंकि वन धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं, तो लकड़ी को ऊर्जा के रूप में उपयोग करना उतना आसान
नहीं है, इसलिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि गांव में धीरे धीरे इसका विकास काफी तेजी से हो रहा है। तो सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है जो कभी समाप्त तो होने वाला नहीं है। तो और इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे इसका विकास, इसका विस्तार तेजी से शहरी क्षेत्रों से होकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये है सौर ऊर्जा। अब फिर अगला जो पॉइंट है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में, उसमें हम आते हैं। अब वो है पवन ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा का क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक उसी प्रकार से पवन ऊर्जा भी क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन। जैसे कि सौर ऊर्जा के समाप्त होने की हम कहते हैं सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, ये समाप्त नहीं होगा। उसी तरह से हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं। पवन ऊर्जा भी समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। जब तक पेड़ पौधे रहेंगे तब तक पवन ऊर्जा का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा की तरह क्या है? एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन है। अब भारत में सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात हम कर रहे थे कि सौर ऊर्जा भारत में उपयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा का भारत में भविष्य उज्जवल क्यों है? क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। भारत गर्मी वाले देश में पड़ता है। भारत में धूप लगभग 8-9 महीने होती है, इसलिए भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में उज्जवल है। वही अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा के उत्पादन की भारत में महान संभावना है। जैसे कि सौर ऊर्जा की क्या है? सौर ऊर्जा की आवश्यकता भारत में है और उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भारत में धूप ज्यादा होता है। हमेशा धूप खिली रहती है, लगभग 8 से 10 महीने धूप खिली होती है। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा की भी संभावना यहाँ पे ज्यादा है। भारत में पवन ऊर्जा की भी ज्यादा संभावना है। भारत में यह ऊर्जा अब की बात करें तो फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में कहां से कहां तक? नागरकोइल से मदुरई तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? तमिलनाडु में हम कहें नागरकोइल से मदुरई तक विस्तृत है। कहां तक? नागरकोइल से मदुरई तक। ये एक पवन ऊर्जा की पेटी है जो तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई, यानी कि यहाँ इन क्षेत्रों में ज्यादा पवन ऊर्जा क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की बात करें तो जैसे कि समुद्र के किनारे जितने भी राज्य हैं वहां पे पवन ऊर्जा आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम मुंबई की बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तो ये जो कुछ राज्य हैं समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र के किनारे चूंकि हवाएं जो होती हैं वो अधिकतर हम देखते हैं कि समुद्र किनारे हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में पवन ऊर्जा को आसानी से क्या किया जा सकता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो क्योंकि इन क्षेत्रों में जो पवन ऊर्जा कैसे हवाओं के द्वारा ये पवन ऊर्जा मतलब हम प्राप्त करते हैं। तो हवाएं उन क्षेत्रों में ज्यादा चलती हैं। पर हम कह सकते हैं कि समुद्री क्षेत्रों में हवाएं जो होती हैं वो ज्यादा चलती हैं, इसलिए यहाँ पे पवन ऊर्जा की संभावना बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी हवा चलेगी कभी नहीं चलेगी, कभी हवा बहुत तेज चलती है, कभी चलती नहीं है। तो ऐसे में जब हवा नहीं चलेगी तो पवन ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में हवाएं लगातार चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, वहां पे पवन ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। तो जो भारत के समुद्री तटीय इलाके हैं वहां पे हवाएं लगभग हमेशा चलती रहती हैं। तो उन क्षेत्रों में हम पवन ऊर्जा का विकास कर सकते हैं। तो ये है पवन ऊर्जा। अब आते हैं अगले गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में, तो वो है आपका बायोगैस। देखिए अब बायोगैस कैसे प्राप्त किया जाता है? बायोगैस जो है ग्रामीण इलाकों में जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों से पशुओं के अवशेषों से, झाड़ियों से पशुओं के अवशेषों से
इसके अलावा जो कृषि अपशिष्ट होता है या मनुष्य के जो अपशिष्ट होता है उसके उपयोग से क्या किया जाता है, बायोगैस क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि झाड़ियों से अपशिष्ट पदार्थों से, कृषि के अपशिष्ट पदार्थों से, मनुष्यों के अपशिष्ट पदार्थों से के उपयोग से बायोगैस बनाया जाता है। अब ये इसकी तापी क्षमता जो होती है, बायोगैस की तापी जो क्षमता होती है वो मिट्टी के तेल और उपलों और लकड़ियों से अधिक होती है। इसकी जो बायोगैस की तापी क्षमता होती है, यानी ताप जो होता है वो मिट्टी के तेल से या उपलों की बात करें, उपलों से या लकड़ियों से अधिक होता है। तो बायोगैस का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से कहाँ पे बायोगैस का उपयोग ज्यादातर लोग नगर पालिकाओं में करते हैं और अन्य क्षेत्रों में बायोगैस का तो बायोगैस का उपयोग जो है नगर पालिकाओं में और निजी स्तरों पे लोग करते हैं, यानी कि जिनके पास पर्याप्त पैसा होता है वो लोग भी बायोगैस लगवा लेते हैं। अब इसके अलावा बायोगैस की बात करें तो बायोगैस जो था ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि गोबर से क्या किया जाता है, गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है ना, तो गांव में हम अधिकतर देखते हैं कि गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, गोबर का उपयोग ही किया जाता है। तो ये सारी प्रकार से बायोगैस उत्पन्न की जाती हैं। इसके अलावा हाँ, अब बायोगैस या गोबर गैस जो होता है उसके दो लाभ होते हैं। जो गोबर से गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है तो उससे गांव के लोगों को दो प्रकार से लाभ होते हैं। एक क्या होता है, एक तो उन्हें ऊर्जा मिलती है, एक तो गोबर गैस से उन्हें ऊर्जा मिलती है और दूसरा जो उसमें का गोबर होता है वो काफी अधिक उर्वरक हो जाता है। तो गोबर गैस प्लांट से ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के किसान होते हैं इनका उपयोग करते हैं उनको दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक उससे ऊर्जा तो मिलती है गोबर गैस से, दूसरा जो उसमें का उर्वरक होता है वो काफी अधिक, जो खाद होता है काफी अधिक उर्वरक हो जाता है। तो इस तरह से गांव के लोग अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, गोबर गैस का उपयोग करते हैं। और इससे क्या होता है, लकड़ी का उपयोग और जो उपलों का उपयोग किया जा रहा है वो उसका उपयोग कम हो जाता है। जिन क्षेत्रों में लोग गोबर गैस का उपयोग कर रहे हैं तो लकड़ी का उपयोग कम हो जाता है, अपने आप लकड़ी पे उनकी निर्भरता कम हो जाएगी, अपने आप उपलों पे उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे लकड़ी की उपलब्धता कम हो जाएगी, लकड़ी पे निर्भरता कम हो जाएगी, तो वो जंगलों में जाके उनको पेड़ पौधे काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। उपलों का उपयोग खेती में की जाती है, कृषि में की जाती है, तो उपले भी बचते हैं, उसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो इससे गोबर गैस जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये बायोगैस है जिससे ऊर्जा मिलती है, जो अपने किस विशेष क्षेत्रों में किसी उपयोग की, ये भी मतलब कि ये भी एक ऊर्जा के रूप में उपयोग के काम में ही इसका भी उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में बायोगैस का भी उपयोग किया जाता है। तो ये था बायोगैस। अब आते हैं जो अगला पॉइंट है ज्वारी गैस पे। ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब अगर ज्वारी गैस की बात करें तो देखिए महासागरीय तरंगों का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन के इसका उपयोग जो किया जाता है ज्वारी गैस का, महासागरीय तरंगों का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज्वारी गैस का उपयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही मालूम है ज्वारी यानी कि ज्वार से संबंधित, आप सभी को मालूम है समुद्रों में क्या आता है, ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो अब ज्वारी गैस आखिर में बनाया कैसे जाता है, तो एक बांध बना दिया जाता है, एक बाढ़ द्वार बना दिया जाता है। क्या, बाढ़ द्वार। मुहाने पे क्या किया जाता है, बाढ़ द्वार बना दिया जाता है। उसके बाद जब ज्वार उठता है तो उस द्वार के ऊपर से बाढ़ द्वार बनाने के बाद क्या किया, एक बांध बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक बांध समुद्र के किनारे या मुहाने पे क्या किया जाता है, बांध बना दिया जाता है। पहले बाढ़ द्वार बनाया जाएगा फिर बांध बना दिया जाता है। अब जब ज्वार उठता है तो वो क्या पे उसका पानी कहाँ चला जाता है, अब उसके बांध के ऊपर से वो पानी कहाँ चला जाता है, उस बांध के ऊपर चला जाता है, यानी कि उसके आगे चला जाता है। फिर क्या होता है, बांध क्योंकि जब द्वार बंद रहता है तो पानी बाढ़ जब क्या कहते हैं, ज्वार जब समाप्त होता है तो वो पानी जो ऊपर से रास्ते बगल में चला गया, उस साइड में चला गया, वो पानी क्योंकि बाढ़ द्वार बंद हो जाता है तो पानी वहीं पे रुका रहता है। अब क्या किया जाता है कि
एक पाइप के द्वारा इस पानी को धीरे धीरे समुद्र की ओर छोड़ा जाता है। पाइप के द्वारा क्या किया जाता है, इस पानी को समुद्र की तरफ छोड़ा जाता है और वहीं पे क्या किया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है। वहीं पे टरबाइन लगाने के बाद क्या किया जाता है, उसके बाद से ये गैस प्राप्त होती है। कौन सी? ज्वारी गैस प्राप्त होती है। तो ऐसे यहाँ से ज्वार से गैस प्राप्त किया जाता है, यानी कि सॉरी ज्वारी गैस मैंने कहा ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा। तो मैंने क्या बताया कि जब पानी यहाँ पे इकट्ठा जाता है, बांध के ऊपर बगल में पानी इकट्ठा है, बांध के पानी को जाने नहीं देता है। एक ये क्या किया जाता है, एक थोड़ा सा रास्ता दिया जाता है, पाइपलाइन, पाइप से पानी को निकाला जाता है और फिर यहीं पे टरबाइन लगा के ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो यही क्या कहलाती है, ज्वारी ऊर्जा कहलाती है। अब ज्वारी ऊर्जा की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ज्वारी ऊर्जा जो है वो खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, यहाँ पे वो पाई जाती है। मतलब वहां पे उसकी मिलने की ज्यादा संभावना है। कहाँ कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में। इसके अलावा गुजरात की बात कर लें, पश्चिमी तट है ना गुजरात, गुजरात की बात कर लें। बंगाल, पश्चिम बंगाल के हम डेल्टाई क्षेत्र की बात कर लें। डेल्टाई जो क्षेत्र है यहाँ पे जो ज्वारी ऊर्जा है उसके मिलने की ज्यादा संभावना है। तो खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट जो गुजरात है, बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र, ये सब कहाँ पे है? हम सभी को मालूम, ये सब कहाँ है? समुद्र के किनारे है। ये सब क्या है? ये तो समुद्र का क्षेत्र ही है, सब क्या है? समुद्र का क्षेत्र है। तो जो ज्वारी ऊर्जा हमेशा हम प्राप्त करेंगे वो कहाँ पे? समुद्र के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र में ज्वार आएगा, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही, उसके आसपास के इलाकों में ही हम क्या कर सकते हैं? ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ है? ये सब समझे समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के पास ही है। तो इन क्षेत्रों में क्या किया है? ज्वारी ऊर्जा की ज्यादा संभावना है, ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न भी किया जाता है और ज्वारी ऊर्जा की ज्यादा संभावना भी है। तो ये है ज्वारी ऊर्जा। अब आज का जो लास्ट पॉइंट है इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय देखिए, अब भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? भूमि जमीन होता है, भूमि होता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक ताप का प्रयोग करके, पृथ्वी के आंतरिक ताप का उपयोग करके जब ऊर्जा उत्पादन की जाती है, इसी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक ताप का उपयोग करके जब ऊर्जा उत्पादन की जाती है, ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, कुछ क्षेत्रों में जो भूमिगत जल है, कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा अवशोषण करके अधिक तप्त हो जाते हैं, अधिक गर्म हो जाते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं, भूमिगत जल होता है, वो चट्टानों से ऊर्जा प्राप्त करके, यानी कि अवशोषण होकर चट्टानों का जो ताप होता है उस ताप को अवशोषित करके अधिक तप्त हो जाती हैं, अधिक गर्म हो जाती हैं। इतना अधिक गर्म हो जाती हैं, इतना अधिक तप्त हो जाती हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर उठने लगती हैं। कहाँ पे? पानी जो है, नीचे का जो पानी होता है, जमीन के अंदर का जो पानी होता है, वो चट्टानों से ताप अवशोषण करके क्या हो जाता है? तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब ये इतना गर्म हो जाता है कि वो भाप बन के क्या होता है? भाप बन जाता है और ऊपर उठने लगता है। क्या होता है? आप सभी को मालूम है, ये पानी है, जब वो भाप बनेगा तो क्या होगा? वो ऊपर ही उठेगा ना। तो पानी जब होता है गर्म होकर भाप बन के ऊपर उठने लगता है, तो टरबाइन को चलाने के लिए तो उससे क्या होता है? टरबाइन को चलाने के लिए विद्युत उत्पन्न होती है। मैंने क्या बताया? ये जमीन है, जमीन के नीचे क्या होता है? पानी होता है और चट्टान होती है। तो चट्टानों से पानी जो गर्म हो जाता है, चट्टानों का ताप अवशोषण करके पानी जो गर्म हो जाता है, तब हो जाता है, तो वो ऊपर उठने लगता है।
जब पानी ऊपर उठने लगता है यानी कि भाप बन के ऊपर उठने लगता है, तो इसी जब ऊपर उठता है तो यही जो टरबाइन, इसी का उपयोग करके टरबाइन से क्या किया जाता है, टरबाइन को चलाने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। अब भूतापी जो ऊर्जा होता है इसलिए अस्तित्व में आती है, ये भूतापी ऊर्जा इसलिए इसका अस्तित्व है क्योंकि ये बढ़ती गहराई के साथ क्या करता है, पृथ्वी को बढ़ती गहराई के साथ क्या करता है, पृथ्वी की प्रगामी ढंग से तप्त हो जाता है, पृथ्वी को क्या करता है, प्रगामी ढंग से तप्त हो जाता है। तो ये इस तरह से भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब ये भूतापी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर से जब चट्टानें गर्म होती हैं तो उस चट्टानों के ताप से पानी भी नीचे का गर्म हो जाता है। जब पानी नीचे का गर्म हो जाता है तो वो क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। जैसा कि हम पानी गर्म करते हैं तो भाप बनता है ना, तो वो जो जमीन के अंदर का पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और वो टरबाइन चलाने के काम में आता है। टरबाइन को चलाने के लिए उस विद्युत का उपयोग किया जाता है, टरबाइन चलाने के लिए विद्युत उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक, जो पृथ्वी के अंदर का जो ताप होता है उससे क्या किया था, उसका प्रयोग करके जब विद्युत उत्पन्न किया था, पृथ्वी के आंतरिक ताप का उपयोग करके पृथ्वी के नीचे के ताप यानी कि आंतरिक ताप का उपयोग करके जब विद्युत उत्पन्न किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, भूतापी ऊर्जा कहलाता है। तो ये था आज का विभिन्न जो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमने जाना। अब देखिए, अब आज का जो लास्ट पॉइंट है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। हमने क्या पढ़ा, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कुछ नवीकरणीय है, कुछ अनवीकरणीय है, कुछ समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं समाप्त होंगे। देखिए, अब ऊर्जा हम सभी को मालूम है कि ऊर्जा क्या है, हम सभी के लिए, देश, हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा से देश का विकास, किसी भी देश का विकास, अगर ऊर्जा जिस देश में उत्पादन नहीं होता है उस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो ऊर्जा क्या करता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, ऊर्जा दो प्रकार का होता है, जैसे कि हमने जाना, एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, एक परंपरागत। अब नवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत है वो तो समाप्त नहीं होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा। अब अधिकतर हम किसका प्रयोग करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं, इनमें कोयला, पेट्रोलियम। तो इससे क्या होता है, ये एक तो ये महंगे हैं, पेट्रोलियम क्या है, महंगा है, पेट्रोलियम महंगा है तो जो हमारे ऊपर भार उत्पन्न करता है वो काफी, कोयला पेट्रोलियम काफी महंगा है। ऊपर से इसका भविष्य में, इसकी उपयोग भविष्य में इसका जो इसका उत्पादन होगा उसमें इतना प्राप्त होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनिश्चितता है, ये एक असुरक्षा है कि भविष्य में ये कब तक जो कोयला है, पेट्रोलियम में कब तक हमें मिल पाएगा, कब तक इसका उत्पादन किया जा पाएगा, क्योंकि सभी को मालूम कि ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं। इसके अलावा जो ये ईंधन है, कोयला पेट्रोलियम, वो क्या करते हैं, पर्यावरण को असंतुलित भी करते हैं, पर्यावरण के प्रदूषण में अपना योगदान भी देते हैं। तो ऐसे में हमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के स्थान पे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का विस्तार की आवश्यकता है, उसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापी ज्वारी ऊर्जा हो गया। इन सभी का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए, तो क्योंकि ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो समाप्त नहीं होंगे और ऊपर से ये पर्यावरण को कोई हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा आवश्यकता है कि इन संसाधनों का उपयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा किस पे महत्व दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा हम नवीकरणीय योग्य यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का ज्यादा उपयोग करें। इसके अलावा जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का हम उपयोग भी करते हैं, जिन्हें पेट्रोलियम, कोयला, अन्य चीजों का उपयोग भी करते हैं, तो ये हमारे लिए आवश्यकता है कि कब इसका उपयोग किया, मतलब कि कितना हमें उपयोग करें, जितना हमें उपयोग करना उतना उपयोग करें। और जितना, जैसे कि गाड़ी होती है, मोटर होते हैं, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं कि भीड़ में हम हैं तो गाड़ी को बंद नहीं करेंगे तो उससे भी ऊर्जा मतलब कि जाया होता है। हम अगर मान लीजिए कि अकेले कहीं पे सफर करना है तो हम कार से न जाएं, बाइक से न जाएं, हम परिवहन का उपयोग करें, मतलब कि सार्वजनिक परिवहन का जो उपयोग किया था, बस का जो उपयोग किया जाना होता है उसका उपयोग करें। उससे क्या होगा कि उससे पेट्रोलियम बचेगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं या जो उपयोग क्या है, प्रकार है जिससे हम
क्या कर सकते हैं कि पेट्रोलियम या अन्य जो ऊर्जा के संसाधन उसका सीमित उपयोग भी कर सकते हैं, वो भविष्य के लिए बचा भी रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा किसका उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें, जो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसी का भविष्य उज्जवल है, ये भविष्य में कभी समाप्त नहीं होंगे, तो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। तो अब हर देश की सरकार को ये देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से वो इन नवीकरणीय के संसाधनों का उपयोग कर सकती है, क्योंकि जो अनवीकरणीय के संसाधन है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये सब ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर 5 था खनिज और ऊर्जा के संसाधन आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत थे, आपको समझ में आया होगा कौन सा ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के स्रोत वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन कब तक टिका रहेगा, यानी कि भविष्य में इसका भविष्य उज्जवल है, कौन समाप्त हो जाएगा, ये सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। आप सभी के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।